Hello students and welcome to the fifth lecture of trigonometry. In the last class we discussed about trigonometric functions और ASTC रूल के बारे में भी हम डिस्कस किए थे. In this class we are going to discuss the domain and range of the trigonometric functions. Okay, so let's get started. लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे, पहले थोड़ा सा रिवाइज देखो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज होता है यूनिट सर्कल में कैसा बिहेव करता है. सपोज दिस इज ए यूनिट सर्कल भी हो सकता है, ओके, और आप सर्कल विद सम रेडियस आर भी ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो let's say this is a unit circle 0. this is 0, this is O का कोऑर्डिनेट है 0, 0. एक यूनिट सर्कल है. यूनिट सर्कल का मतलब है जिसका रेडियस होता है 1 यूनिट. ओके, यूनिट सर्कल मीन्स जिसका रेडियस 1 होता है और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 1. ओके, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश. अगर ये डिस्टेंस 1 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, 0 होगा. ऑब्वियसली दिस इज -1, 0. इसका कोऑर्डिनेट ऐसे 0, 1 होगा और इसके कोऑर्डिनेट 0, -1 होगा. यहाँ हम साइन के बारे में पढ़ते थे. लेट दिस इज ए पॉइंट P, इसको हम ज्वाइन किए. लेट दिस एंगल बी x. एक एंगल बना तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एंड सपोज दिस इज M. तो OMP इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. OMP इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. साइन एक्स. साइन एक्स क्या होता है? sin x is your, so let this is a comma b. sin x is your obviously, देखो o, ये रेडियस कितना होता है 1 है, तो OP भी तो 1 है ना, OP भी obviously 1. so we can say this is MP by OP. हाइट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेंस है. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेंस इसका मतलब MP हमारा ये A, B है, तो ऑब्वियसली दिस इज B एंड दिस इज A. OM A है और PM इज B एंड OP इज ऑब्वियसली 1. OP इज इक्वल टू ऑब्वियसली 1. तो वी कैन से A. इसका मतलब जनरली यूनिट सर्कल के केस में sin x इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट होता है. सॉरी, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट बाय हमारा रेडियस तो 1 है ना, अगर रेडियस r होगा तो y कोऑर्डिनेट बाय r, विच इज इवेंचुअली b बाय 1 इज b. ओके, और cos x हमने बताया था आपको कि cos x इज इक्वल्स टू OM बाय OP विच इज x कोऑर्डिनेट बाय 1 एंड दैट इज a. tan x बताया था कि दैट इज obviously MP by OM है which is equals to y coordinate by x coordinate which is eventually B by A. फिर cosecant x. cosec x is equals to क्या होता है OP by MP. obviously OP by MP which is equals to your 1 by y coordinate and cosec के बाद अगर secant x होगा, secant x is equals to OP by OM that is equals to 1 by your x coordinate. 1 by x coordinate इस केस में होगा, इस केस में 1 by b है, इस केस में 1 by a है. और आपका एक लास्ट cot x इज इक्वल्स टू, cot x कितना होगा? cot x इज ऑब्वियसली हमारा OM by
एम पी है विच इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स कोऑर्डिनेट बाय वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट बाय वाई कोऑर्डिनेट विच इज इक्वल्स टू ए बाय बी। ओके, समझ में आ रहा है ये? देन हम एएसटीसी रूल के बारे में भी डिस्कस किए थे। एएसटीसी रूल क्या होता है कि ये 4 क्वाड्रेंट है, ए एस टी सी, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन एंड सी फॉर कॉस, साइन एंड कोसेक, टेन एंड कॉट, कॉस एंड सेक, ये सब पॉजिटिव है इन दिस फॉलोइंग क्वाड्रेंट। मतलब all means all positives in the first quadrant, in the second quadrant sine and cosec are positive, in the third quadrant tan and cot are positive, in the fourth quadrant cos and sec are positive। ओके, इस केस में देखो अभी एक क्वाड्रेंट वाइज एक फंक्शन के बारे में देखते हैं कि सपोज ये sin x, फर्स्ट हमारा ये sin x के बारे में देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या हाल है? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जीरो से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से लेके 90 डिग्री तक, थीटा इज लाइज बिटवीन, सो एक्स इज लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। ओके, तो sin x क्या होता है? sin 0 0 होता है और sin 90 होता है 1, sin 0 0 एंड sin 90 होता है 1। सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट sin is increases from 0 to 1, sin x increases from 0 to 1, 0 से लेके 1 तक इंक्रीज होता है sin। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या सीन है कि x इज लाइज बिटवीन ऑब्वियसली 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, और वी कैन से पाई बाई 2 टू पाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है क्योंकि एएसटीसी रूल के हिसाब से साइन इज पॉजिटिव। इसके हिसाब से देखेंगे y कोऑर्डिनेट बाई 1, y कोऑर्डिनेट जो है सेकंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो इट इज sin 90 होता है 1। अगर sin पाई की वैल्यू देखेंगे, sin 180 डिग्री की वैल्यू अगर देखोगे तो sin 180 डिग्री ये इस पॉइंट पे पहुंचे, आप एक रोटेशन के बाद किस पॉइंट पे पहुंचे? इसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे sin 180 मतलब y कोऑर्डिनेट बाई 1 मतलब 0 बाई 1 कितना होगा? 0। तो sin pi is 0, remember sin pi is 0, so it is decreases from 1 to 0। ओके, पहले 1 होता है उसके बाद 0 होता है, तो इट इज decreases from 1 to 0। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होगा? देखो थर्ड क्वाड्रेंट पे, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट पे द वैल्यूज ऑफ x मतलब थीटा, यहाँ x थीटा है हमारा एंगल है, तो x इज लाइज इन बिटवीन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट भी बना लेते हैं, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट पे इट इज x इज लाइज इन बिटवीन 360 डिग्री एंड 270 डिग्री, और इस केस में x इज लाइज बिटवीन पाई एंड 3 पाई बाई 2, और इस केस में x इज लाइज बिटवीन 2 पाई एंड पाई, सॉरी 2 पाई एंड 3 पाई बाई 2। ओके, समझ में आ रहा है इतना? ओके, सो sin x होता है थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारा 0 है। ओके, यहाँ पे वैल्यू है साइन पाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे पहुंचेगा साइन 270 डिग्री। साइन 270 डिग्री मतलब साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 मतलब यहाँ 90 डिग्री, ये 180 डिग्री,
270 डिग्री जब रोटेट करोगे, यहाँ जब पहुँचोगे तो यहाँ हमारे y कोऑर्डिनेट कौन सा है? वो इज द y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट इज -1, -1 बाय 1, -1/1 मतलब -1 है। तो sin पाई 0 है और sin 3π/2 -1 है, sin 3π/2 -1 है। तो यहाँ -1 से लेकर के धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रहा है 0 की ओर, सॉरी -0 से -1 तक। तो 0 से अगर -1 जा रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? तो ऑब्वियसली ये डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो दिस इज डिक्रीजेस, ओके, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1 to 0। डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1। फर्स्ट 0 में था, 0 से लेकर के -1 तक आ रही। फिर sin 3π/2 मतलब sin 270 डिग्री -1 है, -1 से गाड़ी कहाँ तक जा रहा है? sin 2π का वैल्यू 0 है, तो ये -1 से 0 की ओर जा रहा है। तो -1 से 0 मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? एक बंदा -1 पे था, वो 0 की ओर जा रहा है, तो नेगेटिव से 0 की ओर ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0। ओके, यहाँ 0 to यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 0 to 1 इंक्रीज, सेकेंड क्वाड्रेंट पे 1 to 0 डिक्रीज, थर्ड क्वाड्रेंट पे 0 to -1 डिक्रीज, अगेन 0 से नेगेटिव की ओर डिक्रीज हो रहा है, फिर -1 से 0 की ओर ऑब्वियसली इंक्रीज है। उसके बाद कॉस की बात देखते हैं। कॉस एक्स, साइन एक्स, ओके, कॉस एक्स। कॉस एक्स शुरू हो रहा है 1 से, कॉस 0 का वैल्यू 1 और cos π/2 कितना है? cos π/2 0। तो पहले ये 1 से था, तो धीरे धीरे इसका वैल्यू जो है डिक्रीज हो रहा है। ओके, उसका वैल्यू 1 से 0 मतलब डिक्रीज, सो इट्स डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, तो पहले 1 पे था, 1 से 0 ऑब्वियसली पॉजिटिव है। देन सेकेंड क्वाड्रेंट पे, यहाँ पे जब पहुंचा, यहाँ पे cos का वैल्यू 0 है, cos के पास कुछ भी नहीं है अभी, 0, क्योंकि x पे cos 90 तो 0 होता है। देन वो पहुंचेगा 180 की ओर। ओके, तो 180 में देखो, ये तो 180 में सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन और cosec पॉजिटिव, तो cos तो नेगेटिव है। इसी केस में देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट बाय 1, तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट पे x कोऑर्डिनेट, ये इसका साइन क्या है? साइन क्या होता है? दिस इज माइनस प्लस, तो x कोऑर्डिनेट माइनस होता है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे cos माइनस है। और 0 से cos पाई की वैल्यू क्या है? cos पाई की वैल्यू पाई में, पाई 180 डिग्री के बाद x कोऑर्डिनेट कितना है? -1 है, तो -1/1 -1। सो ये अगेन डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to -1, decreases from 0 to -1 डिक्रीज। थर्ड क्वाड्रेंट पे यहाँ -1 है, cos यहाँ -1 है, और इस पे क्या हो रहा है? cos 270 डिग्री और cos 3π/2। यहाँ देखो x कोऑर्डिनेट कितना है? 0, तो -1 पे था, 0 पे पहुंचा, तो इसकी गाड़ी थोड़ी सी इंक्रीज हुई, इसका वैल्यू में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। तो माइनस नेगेटिव पे था और 0 पे आया, तो यहाँ इंक्रीज, ओके, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1 to 0, -1 से 0 इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे था -1 पे, यहाँ पे -1 पे, यहाँ पे cos 0, -1 to 0, यस, cos 270 यहाँ 0 है, यहाँ से वो 360 की ओर जा रहा है, मतलब 2π की ओर जा रहा है, तो cos 270 0 और cos 360 कितना है? 360 मतलब यहाँ पे
एक सर्किल लगाने के बाद एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1 है, तो 1/1 1, सो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 0 to 1, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, ओके 0 to 1 इंक्रीज हो रहा है। फिर देखते हैं 10x के बारे में, ओके ये सब देखने के बाद आपके डोमेन रेंज में थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा। 10x क्या है? फर्स्ट 10 0 होता है 0 और 10 π/2 होता है नॉट डिफाइंड, ओके 10 π/2 नॉट डिफाइंड, मतलब हम बोलते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट और इनफाइनाइट, ओके 10 π/2 एग्जैक्टली नॉट डिफाइंड, लेकिन π/2 से जस्ट पहले दिस इज ए वेरी लार्ज नंबर। अगर 10 89 पॉइंट समथिंग डिग्री की वैल्यू देखोगे तो इट इज ए वेरी लार्ज ह्यूज नंबर, ओके सो 10x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, 0 से स्टार्ट कर रहा है, बहुत आगे तक जा रहा है, so it is increases from 0 to infinity, 0 to infinity। उसके बाद देखो एक्चुअली हमें 1090 के अगर बारे में देखोगे 1090 इज नॉट डिफाइंड, ओके दिस इज सिंपली नॉट डिफाइंड, मतलब ऐसे भी हम नहीं बोल सकते 1090 इनफाइनाइट है, प्लस इनफाइनाइट है कि माइनस इनफाइनाइट, ये भी हम नहीं बोल सकते, ओके 1090 प्लस इनफाइनाइट है कि माइनस इनफाइनाइट है, हम वी कैन नॉट से अबाउट 1090 डिग्री, बट इतना हमें पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट पे होता है 10 नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट पे 10 क्या होता है नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो 10 होता है नेगेटिव, लेकिन और पहुंच रहा है लास्ट में 10 पाई की जो वैल्यू है 10 पाई देखो y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट, इसमें ये जो पाई है दिस इज पाई एंगल मतलब 180, पाई के इसमें x कोऑर्डिनेट कितना है, सॉरी y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट 0/-1, 0/-1 कितना 0, तो ये वैल्यू जो है 0 तक आ रही है, ये वैल्यू 0 तक आ रही है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, ओके एक्चुअली बात ये है कि 90 डिग्री पे 10 की जो वैल्यू नॉट डिफाइंड है, बट 90 से थोड़ी पहले जैसे लार्ज वैल्यू, वेरी लार्ज वैल्यू, ओके एंड 90 के जस्ट बाद दिस इज ए वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू का मतलब 0 नहीं है और माइनस इनफाइनाइट है, सो इस केस में इंक्रीजेस, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू 0। यहाँ पे देखो 90 डिग्री एक ऐसा है, 90 डिग्री के जस्ट पहले ये बहुत बड़ा वैल्यू मतलब प्लस इनफाइनाइट, और 90 डिग्री के बाद ये माइनस इनफाइनाइट, मतलब 90 में हम नहीं कह सकते कि इसका वैल्यू प्लस इनफाइनाइट है कि माइनस इनफाइनाइट है, इसका वैल्यू प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट वी कैन नॉट से अबाउट इट, सो इट इज इंक्रीजेस, मतलब यहाँ देखोगे तो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जा रहा है, फिर माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, ओके तो सेकंड क्वाड्रेंट के बाद आएगा तो ये माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे खत्म हो गया तो इनफाइनाइट पे खत्म हुआ, लेकिन जो सेकंड क्वाड्रेंट पे शुरू होगा वो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा, सो माइनस इनफाइनाइट टू 0 ये इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ 0 से ये ओके 0 से π/2, सॉरी 0 से 3π/2, मतलब यहाँ 0 है, इस केस में ये पॉजिटिव है तो यहाँ फिर इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू 0, फिर इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट, अगेन यहाँ से 270 पे भी वही हाल है 10 का। देखो एक ऐसा पॉइंट है 10 का, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है 90 डिग्री और 270 डिग्री जहाँ पे नॉट डिफाइन होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे हम कुछ भी नहीं बोल सकते, एग्जैक्टली 270 डिग्री पे 10 का क्या वैल्यू है ये भी हम नहीं बोल सकते, लेकिन इतना पता है कि 10 अपनी बिजनेस जो है शुरू किया है 0 से, ओके और उसी टाइम उसके पास बहुत 0 पैसा था, फिर जब वो π/2 की ओर बढ़ता गया उसके बाद बहुत सारा पैसा आता गया, ठीक है बहुत सारे पैसा आया गया 10 के पास, मतलब इनफाइनाइट, ओके इनफाइनाइट पैसा,
अनलिमिटेड पैसा वो इनकम करने लगा। लेकिन एक पॉइंट में ऐसा हुआ, एक ही पॉइंट पे जो 90 डिग्री पे वो पूरा का पूरा बैंकक्रप्ट हो गया, पूरा बैंकक्रप्ट। देखो इसी पॉइंट पे 90 के जस्ट पहले उसके बाद बहुत सारे पैसा है, बहुत सारे पैसा है, मतलब 89 पॉइंट समथिंग डिग्री पे अगर 10x को एक इंसान मानेंगे उसके बाद बहुत पैसा है, ठीक है। लेकिन 90 के जस्ट बाद जब 90 पॉइंट समथिंग या 91 डिग्री में पहुंचता है उसके बाद माइनस में बहुत सारे पैसा होता है, नेगेटिव में, मतलब वो पूरा लोन में डूब गया है 91 में। 90 पे हमें कुछ नहीं पता ना, मतलब 90 में 10 के लिए एक ऐसा तूफान आया जो उसको पूरा बर्बाद करके रख दिया है, उसको पूरा बर्बाद करके रख दिया है। उसके बाद बहुत सारे पैसा था, उसका जितना पैसा पॉजिटिव में था उतना पैसा नेगेटिव में हो गया। तो इसलिए वो फिर अपने बिजनेस माइनस इनफाइनाइट से धीरे धीरे शुरू करता है और जाके पाई में पहुंचता है। पाई में जब पहुंचता है उसके बाद 0 रुपीज फिर होता है। फिर वो 0 से फिर स्ट्रगल करते करते 270 तक पहुंचता है, बहुत पैसा होता है। लेकिन 270 में उसको फिर एक तूफान आया जो फिर प्लस इनफाइनाइट को माइनस इनफाइनाइट बना दिया है, ठीक है। प्लस इनफाइनाइट मनी को माइनस इनफाइनाइट में बना दिया और फिर माइनस इनफाइनाइट से फिर जब 0 की ओर जाएगा फिर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और इंक्रीजेस कहाँ से, इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू 0। लेकिन 10 की यही बात बहुत सही है कि वो हमेशा स्ट्रगल करते हुए इंक्रीज करता है, हमेशा स्ट्रगल करते हुए इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन 2 केस में, एक 90 में और एक 270 में, उसके लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान आया जो इसको पर तहस नहस उलट पलट के रख दिया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसी टाइप का सिचुएशन कॉट के साथ भी है, लेकिन कॉट का सिनेरियो उसका उल्टा है। देखो मजा आएगा। कॉटेक्स में क्या होता है, ये शुरू करता है, उसके बाद जब बिजनेस वो शुरू करता है ना 10 कॉट 0 इनफाइनाइट, उसके पास जब कॉट 1 डिग्री की वैल्यू, कॉट 0 पॉइंट समथिंग डिग्री का वैल्यू, इस बहुत बड़ा वैल्यू है, इस वेरी लार्ज वैल्यू, मतलब इनफाइनाइट। मतलब जो बिजनेस शुरू करता है उसके पास बहुत सारे पैसा कहाँ से आ जाता है पता नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे उसका पैसा डूबता गया। जब π/2 पे पहुंचा तो उसके पास पैसा 0, उसके पास पैसा 0। सो ये डिक्रीजेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू 0। उसके बाद यहाँ पहुंचा, इसके पास कुछ नहीं है अभी कॉट के पास, और फिर डूबता गया, मतलब यहाँ तो नेगेटिव होता है तो 0 से और नेगेटिव की ओर जा रहा है, मतलब उसका पैसा और कम होते हुए यहाँ पे जब पहुँचता है तो उसके पास कुछ पूरा माइनस में, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट पैसा होता है, माइनस इनफाइनाइट, मतलब वो डिक्रीज ही कर रहा है, लेकिन डिक्रीजेस फ्रॉम 0 टू माइनस इनफाइनाइट। नेगेटिव है तो सेकंड बटन पे नेगेटिव देखो, 0 से माइनस इनफाइनाइट के बीच में कोई भी पॉइंट देखोगे तो नेगेटिव ही है। लेकिन इसी 180 डिग्री में उसके साथ एक मिरेकल हो रहा है, ओके। जो 10 में 90 में जो हादसा हुआ था, तूफान आया था, इसके लिए मगर कुछ और ही, क्या और ही है, इसके लाइफ में एक आएगा एक बहुत स्वीट मोमेंट, ये जो कि एक मिरेकल हो रहा है, जो कि माइनस इनफाइनाइट, उसके पास माइनस इनफाइनाइट रुपीज है, उसको इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर देगा। इसी मतलब कॉट 180 डिग्री के वैल्यू के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन साइन 180 डिग्री के आसपास एक ऐसा मिरेकल हुआ कॉट के साथ जो उसको माइनस इनफाइनाइट से उसका पैसा सडन इनफाइनाइट हो गया। सो दिस इज, यहाँ से होगा इनफाइनाइट
और cot 270 होता है। cot 270 मतलब इसका cot मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट बाई y कोऑर्डिनेट, मतलब 0 बाई -1 0। तो यहाँ से इनफाइनाइट रुपीज, यहाँ पे फिर 0, मतलब डिक्रीजेस अगेन, डिक्रीजेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू 0 अगेन, और फिर यहाँ 0 से फिर स्ट्रगल करते हुए माइनस इनफाइनाइट तक हो जाएगा, स्ट्रगल करते हुए नहीं, डूबते हुए। ओके, डिक्रीजेस अगेन, डिक्रीजेस फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू 0, सॉरी 0 टू माइनस इनफाइनाइट, 0 टू माइनस इनफाइनाइट। मतलब यही डिफरेंस है tan और cot में। tan हमेशा धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए इंक्रीज करता है, लेकिन cot हमेशा डिक्रीज होता है। tan के लाइफ में तूफान आया था, इसके लाइफ में मिरेकल हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड, ओके कोई भी कुछ भी, सेकंड एक्स होगा sec 0 तो होता है 1, sec ये होता है sec 90 होता है नॉट डिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड मतलब ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होता है तो प्लस इनफाइनाइट ले लो। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो प्लस इनफाइनाइट लेंगे, नेगेटिव होगा तो माइनस इनफाइनाइट लेंगे। देखो tan के केस में और cot के केस में भी माइनस इनफाइनाइट लिया गया है सेकंड क्वाड्रेंट पे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे tan और cot नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट पे tan cot पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस इनफाइनाइट लिया गया है। ठीक है, सो इट इज increases, basically this is increases from 1 to infinity, 1 to infinity increases। सेकेंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव, मतलब अगर इनफाइनाइट का कोई टर्म आएगा तो माइनस इनफाइनाइट लेंगे, मतलब जो tan के साथ जो हुआ है उस sec के भी साथ हुआ है, तो इनफाइनाइट से उसके लिए भी एक तूफान आए, इनफाइनाइट से सीधा माइनस इनफाइनाइट बन गया, फिर माइनस इनफाइनाइट से धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए -1 तक आएगा। ओके, माइनस इनफाइनाइट इट इज माइनस मतलब इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू -1। ओके, देन माइनस इनफाइनाइट से -1, ये -1, और यहाँ फिर आपका थर्ड क्वाड्रेंट sec नेगेटिव है, मतलब -1 से फिर माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, -1 से अगेन माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है sec। सो -1 से माइनस इनफाइनाइट मतलब डिक्रीज की इंक्रीजेस, ऑब्वियसली डिक्रीजेस फ्रॉम -1 टू माइनस इनफाइनाइट। तो इस केस में माइनस इनफाइनाइट ये है 1, तो माइनस इनफाइनाइट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पे sec पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा तो इनफाइनाइट लेंगे, तो इनफाइनाइट टू 1, अगेन डिक्रीजेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू 1, डिक्रीजेस फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू 1। ओके, माइनस इनफाइनाइट टू 1। देन हम देखते हैं और एक है शायद बस कोसेकेंट एक्स। कोसेकेंट के केस में कोसेकेंट क्या होता है कि 1 बाई वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे वो इनफाइनाइट से शुरू होगा, और इनफाइनाइट से जाते हुए वो कहाँ पे पहुँचेगा, 1 तक। सो इंक्रीजेस फ्रॉम डिक्रीजेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू 1। ओके, इनफाइनाइट टू 1, और यहाँ 1 से अगेन पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव, फिर 1 से इनफाइनाइट। ओके, यहाँ पॉजिटिव है प्लस इनफाइनाइट, नेगेटिव है माइनस इनफाइनाइट, अगेन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अगेन ये इन्फिनिटी, इसके लिए फिर तूफान आएगा, माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा, फिर माइनस इनफाइनाइट से -1।
ओके, माइनस इन्फाइनाइट से माइनस वन मतलब इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो increases from minus infinite to minus 1 and lastly minus 1 to minus infinity, minus 1 to minus infinity मतलब वो फिर डिक्रीज हो रहा है, तो decreases from minus 1 to minus infinite। ओके, तो ये इतना होने के बाद आपको डोमेन रेंज में थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा। अभी देखते हैं, देखो जहां जहां भी जिस केस में इनफाइनाइट के वर्ड का बिल्कुल यूज नहीं हुआ है, ओके, जहां इनफाइनाइट वर्ड का बिल्कुल यूज नहीं हुआ है उसी केस में डोमेन हमारा आर है। आर मतलब रियल नंबर, मतलब साइन और कॉस की डोमेन आर है, ऑल रियल नंबर। मतलब साइन और कॉस कुछ भी हो सकता है यार, साइन और कॉस कुछ, देखो ना जीरो से इनफाइनाइट हो रहा है, ना π/2 पे वैल्यू दे रहा है, π/2 पाई पे भी वैल्यू दे रहा है, 3π/2 पे कुछ फिक्स्ड वैल्यू दे रहा है, डेफिनेट वैल्यू, 2π में भी डेफिनेट वैल्यू। तो उसके बाद में तुम जितना बढ़ोगे ना आगे, सब एक डेफिनेट वैल्यू देता जाएगा, साइन भी कॉस भी, समझ में, साइन भी कॉस भी एक डेफिनेट वैल्यू हमेशा हमको वो देगा। ओके, अभी ये भी डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि इनकी जो वैल्यूज क्या होता है। ओके, इस लाइन, ये लाइन का मतलब है 2n पाई। 2n पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इसका मतलब अगर 0 डिग्री देखोगे, n की वैल्यू 0 होगा तो ये 0 डिग्री, और 2 पाई डिग्री भी यहाँ है, 4 पाई भी यहाँ है, 6 पाई भी यहाँ है, सब कुछ जितने भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई हैं सब इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब है मतलब सेम टाइप का एंगल, मतलब सपोज दो बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं कि एक बच्चा क्या किया कि 2 पाई एंगल मतलब 2 पाई रोटेट हुआ, मतलब एंगल एक रोटेशन है, एंगल सिंपल एक रोटेशन है। मतलब सपोज यहाँ ए है और यहाँ बी भी है, ठीक है, देखो ए रोटेट किया 2 पाई एंगल, ए रोटेट किया 2 पाई एंगल, 2 पाई मतलब एक कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। और एक बच्चा है बी, ये 2 पाई नहीं, ये 4 पाई रोटेशन हम एंगल रोटेट किया, तो 4 पाई मतलब एक चक्कर लगाएगा वो और एक चक्कर लगाएगा वो, तो ये तब जाके पहुंचा। उतना चक्कर लगाने के बाद ए जिस पोजीशन पे पहुंचा, बी भी वही पोजीशन पे पहुंचा, मतलब ए जहां से शुरू किया था बी से भी वही एक ही स्ट्रेट लाइन में दोनों होंगे। सपोज यहाँ ए और यहाँ भी बी होता, सपोज यहाँ भी बी होता तो बी भी इसी पॉइंट पे ही पहुंचता 2 चक्कर लगाने के बाद। इसलिए ये 2 पाई जो है इट इज इक्विवेलेंट टू 4 पाई, इट इज इक्विवेलेंट टू 6 पाई, इट इज इक्विवेलेंट टू 0, इट इज इक्विवेलेंट टू -2 पाई, ऐसे होता है। समझ में आया? इसलिए हम 0 से 360 में अगर कोई एक फंक्शन बिल्कुल डिफाइन हो रहा है, हर एक पॉइंट में डिफाइन हो रहा है, मतलब हर एक पॉइंट पे इनपुट दे रहा है 0 to 1 मतलब कुछ ना कुछ हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू देगा, 1 to 0 मतलब डेफिनेट वैल्यू, 0 to -1 मतलब डेफिनेट वैल्यू। मतलब इसकी साइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन अगर 71 डिग्री देखोगे तो 71 डिग्री के बारे में पता नहीं है, लेकिन ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। और इस केस में भी साइन सपोज 96 डिग्री, ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये हमेशा 1 और 0 के बीच में ही रहेगा। इतना पता है कि साइन 91 डिग्री एक एग्जिस्ट करता है जो कि 1 और 0 के समवेयर बीच में रहता है, ठीक है। तो इसलिए सपोज ऐसे देखोगे कि एक दोनों बच्चे ए और बी यहाँ मौजूद हैं,
एक मैंने लगाया 30 डिग्री, ओके 30 डिग्री का रोटेशन मारा, ये सपोज ये 60 डिग्री का रोटेशन मारा, और एक आया और ये 780 डिग्री का रोटेट किया, 780 डिग्री। 780 में तो एक चक्कर लगा 360 पे पहुंच जा, दूसरे चक्कर लगा 720 पे, और कितना जाएगा 60 इसी पॉइंट पे पहुंच जा। तो ये 60 डिग्रीज इज इक्विवेलेंट टू 780 डिग्रीज। और प्लस 360 माइनस 360 कर देते हो, ये सब इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, और हम थोड़ा सा क्या डिस्कस किए थे कि वो लाइन के बारे में डिस्कस किए थे कि ये जो लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है 2n पाई, एनी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और ये जो लाइन है उसको कहा जाता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। मतलब यहाँ पे 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, देखो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, ऐसे इवन होगा तो यहाँ गिरेगा राइट साइड में x में, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब एक्सिस में। ठीक है, देखो अगर अब π/2 का मल्टीपल हुआ, देखो π/2 इसका टर्न कब आ रहा है, मतलब फर्स्ट π/2 पे आ रहा है, उसके बाद फिर चक्कर लगवाएगा ये 2π/2, 3π/2, 4π/2, मतलब 2π, फिर एक चक्कर 5π/2। तो कितना π/2 के बाद इसका टर्म आ रहा है, 1 2 3 4, और एवरी 4π/2 के बाद उसका एवरी 2π एंगल, मतलब π/2 प्लस 2π 5π/2 प्लस 2π करोगे तो 9π/2 होगा, प्लस 2π करो 13π/2 होगा, प्लस 2π करो 17π/2 होगा। तो इस सब को देखो ये सब मल्टीपल ऑफ π/2 है, ये तो श्योर रखो ये सब मल्टीपल ऑफ π/2 है। और ये जो मल्टीपल ऑफ π/2 है इसका एक फिक्स्ड 1 5 9 13 एक फिक्स्ड चक्कर है। सबका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनमें से किसी भी नंबर को तुम 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा। ओके, इनमें से कोई भी नंबर को तुम 4 से डिवाइड करो, जो भागशेष है, और 2 आएगा, और सॉरी हमेशा 1 आएगा। रिमाइंडर को हम बोलते हैं, भागशेष को बोलते हैं रिमाइंडर विल बी 1। ओके, किसी भी हम 9 को डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, रिमाइंडर देखो 1। यहाँ 13 को करो रिमाइंडर 1 आएगा, 17 को करो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसी लाइन को जो भी रिमाइंडर 1 देगा, मतलब सपोज एक नंबर है 25, इसको हम 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1 आया, तो 25 को हम लिख सकते हैं 4 × 6 + 1, 4 × 6 + 1। ठीक है, समझ में आएगा? सो इसी नंबर को हम लिख सकते हैं, इसी टाइप के नंबर को, इस लाइन है 4n नहीं 4n + 1 × π/2। 4n + 1 डिपेंड करता है इस 1 5 9 13 17 एंड सो ऑन को। ठीक है, मल्टीपल ऑफ π/2। ओके, ऐसे ही इसी लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है कि इसको हम बोलते हैं 4n + 3 π/2। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ 3 π/2 है, 7 π/2 होगा, 11 π/2 होगा। तो किसी भी नंबर को तुम डिवाइड करो 4 से तो रिमाइंडर 3 आएगा, इसलिए इसको लिखा जाता है 4n + 3 के फॉर्म में। सो दिस इज 4n + 3 π/2 फॉर्म। ठीक है, और 4n - 1 π/2 फॉर्म में भी बोलते हैं। ये हम डिस्कस किए थे, फिर भी मैंने और एक बार आपको बता दिया। ठीक है, देखो अभी हम पढ़ रहे थे डोमेन रेंज, फिर डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन sin x का cos x का डिस्कस किए थे, फिर भी और एक बार डिस्कस करते हैं कि y = sin x है, मतलब ये y को लिखा जाता है f(x), मतलब फंक्शन के फॉर्म में ये sin x भी लिखा जाता है। ये जो x की पॉसिबल वैल्यूज है, ओके, x क्या हो सकता है, ओके, फॉर वैल्यूज ऑफ x, possible values of x such that sin x
इज ए डेफिनाइट वैल्यू, उसको कहा जाता है डोमेन। इसको कहा जाता है डोमेन। मतलब कि x का जो पॉसिबल वैल्यूज है, x का पॉसिबल वैल्यूज का सेट को कहा जाता है डोमेन। तो हम कहते हैं इनपुट भी कहते हैं इनपुट, मतलब x हमारा इनपुट है और जो साइन x मतलब y होता है आउटपुट, और ये y होता है रेंज जो कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ साइन x है। ओके, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ साइन x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ओके, साइन x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ये आपका रेंज है अब ए फंक्शन, बेसिकली फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ x एक फंक्शन है, मतलब x का पॉसिबल वैल्यू को हम इसको ये होता है जनरली आपका डोमेन, और ये होता है आपका रेंज। ओके, दिस इज आवर डोमेन और ये होता है आपका रेंज। समझ में आया इतना? तो अभी देखो ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। डोमेन रेंज इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है। ये एक्चुअली आपको खुद से एनालाइज करो कि ये डोमेन है क्या असली में, व्हाट इज डोमेन, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है x का पॉसिबल वैल्यूज। ओके, x का पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। देखते हैं या फिर डोमेन रेंज, इसको रहने देते हैं, बहुत काम आएगा ये। इस साइड में करते हैं। ओके, ये भी तो काम का चीज़ है, लेकिन छोड़ो, याद हो गया ना ये सब आपको। अभी देखो साइन एक्स का डोमेन कैसे निकलेगा। y इज इक्वल टू आपका साइन एक्स है। देखो साइन एक्स बोल रहा है कि x चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ ना कुछ एक वैल्यू दे दूंगा आपको। मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ x sin x is definite for all values of x, in fact for all values of x sin x is definite। ओके, तुम यहाँ से चक्कर काटो, सपोज 0 डिग्री में 0 हो रहा है, 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो रहा है, उसका वैल्यू 0 to 1 के बीच में आएगा। मतलब रेडियन में देखते हैं, इसको रेडियन में ही करना। फिर पाई बाई 2 और पाई के बीच में कुछ भी वैल्यू हो जाए, इसका वैल्यू 1 और 0 के बीच में आएगा। फिर पाई से 3 पाई बाई 2 तक कुछ भी वैल्यू हो जाए, इसका वैल्यू -1 और 0 के बीच में ही आएगा, और 0 to -1 के बीच में आएगा। फिर इसका वैल्यू 3 पाई बाई 2 से 2 पाई कहीं भी हो जाए, इसका वैल्यू अगेन -1 to 0 के बीच में आएगा। फिर अगर और आगे बढ़े तो आगे बढ़ सकते हो, यहाँ 2 पाई है, 2 पाई से और आगे बढ़ोगे तो कहाँ तक जाओगे, 5 पाई बाई 2, 2 पाई, हाँ 5 पाई बाई 2 तक जाओगे। इस लाइन देखो, याद करो, ये 5 पाई बाई 2, ये लाइन 5 पाई बाई 2 को रिप्रेजेंट करता है कि 0 to 1 के बीच में आएगा। तुम जितने भी चक्कर लगाओगे कहीं तो पहुंचोगे, कहीं पे तो पहुंचोगे ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सिर्फ 0 to पाई बाई 2 नहीं होता। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 to ओके 0 to इनफैक्ट नहीं, हाँ 2n पाई से, ओके 2n पाई से ये 4n + 1 पाई बाई 2 तक होता है। तो हम 0 से पाई बाई 2 हो सकता है, 2 पाई से 5 पाई बाई 2 हो सकता है, 6 पाई से 6 पाई से 13 पाई बाई 2 हो सकता है, 4 पाई से 9 पाई बाई 2 हो सकता है। ओके, सपोज n की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो 2 पाई से 5 पाई बाई 2, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 पाई से 9 पाई बाई 2, 3 पुट करोगे 6 पाई से 13 पाई बाई 2। मतलब ये जो x है, एंगल है, सिर्फ 0 से पाई बाई 2 में ओनली इस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता है। अगर हम ये सिर्फ एक ही चक्कर का मतलब एक कंप्लीट सर्किल का आधा के बारे में बात किया गया है। एक सर्किल के बाद फिर चक्कर लगो तो वही कुछ क्वाड्रेंट पे आप पहुंच जाओगे। अगर कोई भी क्वाड्रेंट पे पहुंचो, फर्स्ट पे पहुंचो, सेकंड पे पहुंचो, थर्ड या फोर्थ पे, साइन सबके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखेगा। ठीक है, आपको ऑब्वियसली दे देगा आपको।
इधर 0 to 1 और 1 to 0 और 0 to -1 to 0 कुछ ना कुछ तो वैल्यू दे देगा। सो डोमेन ये जो x की पॉसिबल वैल्यू है वो बोलता है साइन x तुम किसी को भी लाओ उसका एक डेफिनेट वैल्यू है। ओके, उसको बोलता है किसी को भी लाओ तुम x का वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए एक डेफिनेट वैल्यू में आपको अलॉट कर दूंगा। ओके, आई कैन अलॉट ए डेफिनेट वैल्यू। सो इसीलिए जो डोमेन होता है साइन का, ओके, y इक्वल टू साइन एक्स के केस में डोमेन होता है आपका r, ऑल रियल नंबर्स और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये आपका डोमेन होता है। रेंज देखेंगे तो अब ये रेंज बहुत क्लैरिटी होगा। देखो रेंज मतलब साइन एक्स का पॉसिबल वैल्यू, ये साइन एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है यहाँ पे लिखने वाले थे। ओके, साइन एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो साइन एक्स का वैल्यू देखो क्या हो रहा है कि 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, फिर 1 से 0, फिर 0 से -1, फिर -1 से 0, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अगेन आएंगे, तो फोर्थ के बाद ऑब्वियसली फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आएगा, तो ऑब्वियसली फिर 0 से 1, फिर 1 to 0, 0 to -1, ऐसे गाड़ी चलता रहेगा। तो साइन एक्स की जो जिंदगी है वो 0 से 1, फिर 1 से 0, फिर 0 से -1, उसका लिमिटेड वैल्यू है। मतलब वो -1 और 1 के बीच में वो उसका जिंदगी खत्म हो जाता है। साइन एक्स की जिंदगी -1 और 1 के बीच में, देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू कौन है, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है 1 तक, मिनिमम कहाँ तक जा रहा है -1 तक, तो उसका जो रेंज है, रेंज, ओके, रेंज मतलब ये जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी पहुंच कहाँ से कहाँ तक है। हम देख रहे हैं कि साइन की पहुंच तो -1 से लेकर के 1 तक है, ठीक है, तो इसकी रेंज इसलिए है -1 to 1। इसका मतलब मैं बताया था आपको, फिर भी देखो यहाँ पे 1,3 लिखा हुआ है, ऐसे ब्रैकेट दिया हुआ है। इसका यही मतलब है कि एक ये सेट है, जिस सेट में ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, जिस कलेक्शन में 1 से बड़ा और 3 से छोटा हर एक नंबर इसी सेट में मौजूद है, इंक्लूडिंग 1 and 3। कोई भी नंबर अगर 3 से छोटा है और 1 से बड़ी है तो वो सारे नंबर्स इसी सेट पे मौजूद हैं। ये भी एक ऐसे सेट है जिस सेट में हर एक नंबर है जो कि -1 से बड़ा और 1 से छोटा है, जो कि -1 से बड़ा और 1 से छोटा है, इसलिए इसका जो रेंज है वो -1 to 1 है। आई होप क्लियर हो गया। डोमेन रेंज बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है आपके लिए स्टार्टिंग में। जब आप थोड़ा सा मैथ को अच्छी तरह से जानोगे, पहचानोगे, तभी मज़ा आएगा थोड़ा सा डोमेन रेंज के बारे में। इसको नोट करते जाओ। यहाँ पे इसी एरिया पे मैं हर एक फंक्शन का डोमेन और रेंज बताने वाला हूँ। एक फर्स्ट हो गया आपका साइन एक्स का, यहाँ हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं कॉस एक्स का। साइन एक्स का डोमेन और कॉस एक्स का डोमेन सेम है, क्योंकि कॉस भी वही प्रिंसिपल है इसका। कॉस भी देखो 0 to 1 to 0 व 0 to 1, मतलब हर केस में चाहे x का वैल्यू कुछ भी हो, वो एक डेफिनेट वैल्यू आपको अलॉट कर देगा, ठीक है। सेकेंड में आपका y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। सो इसकी भी जो डोमेन है इसी प्रिंसिपल पे R है, जो कि है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तव संख्या, ओके, वास्तव संख्या। तो डोमेन मीन्स रियल नंबर्स, इंटीजर मीन्स पूर्ण संख्या, ओके, इंटीजर्स मीन्स पूर्ण संख्या, रियल नंबर मीन्स वास्तव संख्या, जो कि इसमें सब इरेशनल, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सब कुछ इसी नंबर्स पे आते हैं। मतलब √3, √2 सब कुछ यहीं पे आते हैं, ठीक है।
तो डोमेन इसका इसी रीजन से, इसी थ्योरी से, इसी लॉजिक से आपका डोमेन इस आर, और जो रेंज है आपका, ओके, जो रेंज है ये भी वही है, कॉस का जिंदगी का भी वही हाल है कि उसकी पहुंच भी ज़्यादा देर दूर तक नहीं है, उसकी पहुंच भी 1 और -1 के बीच में ही है। कॉस भी ना 1 से आगे बढ़ पाता है ना -1 से कम हो पाता है, ठीक है। सो इसका भी रेंज है -1 to 1, ठीक है। इसका मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि cos x = 2, देन व्हाट इज द फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x, cos x = 2, तो ऐसा कोई वैल्यू दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल है, ओके, नॉट पॉसिबल वाला कहानी है, पॉसिबल ही नहीं। cos x कभी 2 नहीं होगा, sin x कभी 2 नहीं होगा, ये 1.1 भी नहीं, उसकी पहुंच ही नहीं है वहां तक जाने के लिए, ठीक है। थर्ड, tan x, y = tan x, इसी में कहानी में अभी ट्विस्ट है, देखो क्या क्या होता है। साइन और कॉस तो बहुत अच्छे आदमी थे कि वो सब कोई भी वैल्यू लाओ आप उसको कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू अलर्ट कर देते, लेकिन tan x, जब tan x के पास π/2, जब x की वैल्यू π/2 हो जाएगा, जब x की वैल्यू π/2 हो जाएगा, तो tan इसके लिए मतलब ये इस tan का सिस्टम तब भी हैंग हो जाता है, मतलब tan π/2 का इस सवाल का जवाब tan के पास है ही नहीं, क्योंकि tan π/2 इज नॉट डिफाइंड, ओके, tan π/2 डिफाइन नहीं है, इसलिए इसी केस में इसका सवाल का जवाब tan के पास नहीं है। तो ऐसे नंबर हालांकि x का जो, अगर x π/2 होगा तो y अगर tan x है उसका वैल्यू कुछ भी नहीं होगा, मतलब नॉट डिफाइन होगा। इसीलिए tan क्या करता है, उसी टाइप के नंबर्स को जहाँ पे x की वैल्यू, x की जो भी वैल्यू पे tan x इनफाइनाइट हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है, उस टाइप के वैल्यू को tan अपनी डोमेन पे एंट्री नहीं कराता है, मतलब tan x के डोमेन पे वही सारे वैल्यूज नहीं आ सकते जहां tan x डिफाइन नहीं हो रहा है और tan x नॉट डिफाइन हो रहा है। वो सब कैसा कैसा वैल्यू है, हम अगर चेक करोगे कि कैसा कैसा वैल्यू है जहाँ पे नॉट डिफाइन है, तो ऑब्वियसली आपका 90 डिग्री एक है, 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन, ओके, इसे 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन है, मतलब π/2 पे नॉट डिफाइन है, मतलब π/2 इसी लाइन पे है, ऑब्वियसली 0 यहाँ है तो π/2 यहाँ है, इसी लाइन में और जितने भी इक्विवेलेंट्स एंगल हैं वहीं पे भी π/2 एग्जिस्ट नहीं करता। फर्स्ट मैं और एक बार बताता हूँ कि ये जो लाइन होता है, हम सर्किल जो ड्रॉ किए थे x एक्सिस वाला लाइन, ये टोटल लाइन होता है n पाई वाला लाइन, n पाई मतलब मल्टीपल ऑफ पाई को फिर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये है इवन मल्टीपल ऑफ पाई और ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ओके, मतलब ये टोटल n पाई है, लेकिन ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई सब इसी लाइन पे होते हैं, इस तरफ होते हैं राइट साइड पे, और जो जितने भी ऑड पाई मतलब 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ये सब इसी तरफ होते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा लाइन n पाई होता है, ओके। इस पूरा का पूरा लाइन ये π/2 का मल्टीपल होता है। अगर π/2 का मल्टीपल देखोगे तो ये तो पाई भी तो लिख सकते हैं 2 × π/2, इसलिए ये लाइन बेसिकली ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ओके। x एक्सिस होता है n पाई वाला लाइन, और वी कैन से मल्टीपल ऑफ π/2, सॉरी मल्टीपल ऑफ पाई, ओके। y एक्सिस होता है बस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और वी कैन से 2n, ऑड नंबर, मतलब ऑड नंबर को कैसे लिखा जाता है कि 2n एक इवन नंबर है, 2 × n इवन नंबर, 2n + 1 ये ऑड नंबर इंटू π/2, तो ये लाइन जो है वो 2n/2,
देखो तो 10 की लाइफ में मैंने बताया था, जो 10 की लाइफ स्टोरी है, कहाँ कहाँ पे तूफान आया था उसकी ज़िंदगी में। एक है पाए पे, जो कि इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट कहाँ से हो रहा है, इसके बीच में, मतलब ये π/2 पे, सॉरी π/2 पे। और एक तूफान आया था उसकी ज़िंदगी में यहाँ पे 3π/2 पे, ठीक है। मतलब π/2 भी 3π/2 भी यहाँ भी नॉट डिफाइन हो रहा है। और कहाँ नॉट डिफाइन होगा, π/2 का इक्विवेलेंट एंगल, π/2 का इक्विवेलेंट एंगल कहाँ होगा, π/2 का इक्विवेलेंट 5π/2, उसका इक्विवेलेंट 9π/2। मैंने बताया था इक्विवेलेंट क्या होता है, मतलब कोई भी एक π/2 चक्कर घूमेगा, एंगल रोटेट करेगा तो इसी पॉइंट पे पहुंचेगा। और एक बंदा है जो 5π/2 चक्कर घूमेगा, 5π/2 मतलब 5 इंटू π/2 मतलब हाँ 450 डिग्री, एक 90 डिग्री घूमने से यहाँ पहुंच रहा है। और एक 450 डिग्री अगर घूमेगा तो 450 डिग्री घूमने से भी यहीं पे ही पहुंचेगा। ऐसे 9π/2 तो बताया था। ये आपका डोमेन, इसलिए इस लाइन को भी एक्सक्लूड करेगा, इस लाइन को भी एक्सक्लूड, मतलब ये भी नहीं है, ये पूरा का पूरा लाइन नहीं है, ये पूरा का पूरा लाइन क्या है 2n + 1 π/2। तो 10 बोलता है कि भैया हमें माफ कर दो, आप हमें नहीं चाहिए, इसको छोड़ के जो भी आएगा हम मैनेज कर सकते हैं, उसको कुछ ना कुछ वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। सो प्लीज़ फॉरगिव मी। ये 10 की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसलिए 10 का जो डोमेन है वो सब कुछ है, सब कुछ सिवाय इन लोगों के। ये लोग कौन है, ये 2n + 1 × π/2 है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है r - 2n + 1 π/2। ओके, r - 2n + 1 π/2। इसमें ये वाली लाइन भी आती है, ये मतलब ये आधा लाइन और ये आधा लाइन दोनों मिलकर एक पूरा लाइन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रेंज देखो, रेंज बहुत इजी है। इसी ग्राफ से रेंज हमारा देखो, इसकी कहानी फास्ट ऑर्डर से 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब इसकी पहुंच इनफाइनाइट तक है। और फिर यह माइनस इनफाइनाइट, तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट। सो इसकी जो पहुंच है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट है। हमारे रियल नंबर सिस्टम में, रियल नंबर्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है इनफाइनाइट और सबसे छोटी वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट। मतलब कोई भी चीज़ अगर माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक में फैला हुआ है, यहाँ पे हमेशा इसी टाइप का ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यूज़ मत करना, ओपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट का मीनिंग आप तो को बताया था, फिर भी देखो और एक बार बता देता हूँ आपको। यहाँ खाली जगह है कि a, b, इसका मतलब है a हमेशा < b होना चाहिए, ये तो बात है, a हमेशा < b होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यही है कि वैल्यूज सच दैट, जिसकी वैल्यू a और b के बीच में है, मतलब इसका ये कलेक्शन है, इसकी कलेक्शन में कौन कौन है, जो भी नंबर्स a से बड़ी और b से छोटी है, ठीक है। और अगर a, b कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये भी कलेक्शन b से छोटी a से बड़ा है, लेकिन इस केस में इंक्लूडिंग a एंड b, मतलब इसकी कलेक्शन में a भी होता है b भी होता है, लेकिन इसकी कलेक्शन में ना a होता है ना b होता है, लेकिन इनके बीच में जितने सारे नंबर है वो सब कुछ होते हैं, ओके। लेकिन a नहीं होता, b भी नहीं होता। a, b क्लोज ब्रैकेट में सब कुछ होते हैं a और b के बीच में, लेकिन a भी नहीं a होता है और b भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, मतलब और वी कैन से दिस इज r, दिस इज नथिंग बट r, रियल नंबर्स, ओके। तो इसको नोट कर लो, और 3 फंक्शन का भी हम डोमेन यहाँ ही लिख देंगे आराम से। ये थर्ड बिट है, सॉरी दिस इज थर्ड बिट, नोट कर लिए बस।
देन आपका साइन कॉस टेन के बाद अगर हम कॉट में देखेंगे y इज इक्वल टू कॉट एक्स, इसकी डोमेन में सीन क्या है, मतलब कहाँ पे नॉट डिफाइन हो रहा है, कहाँ पे हम कुछ बोल नहीं सकते कि इसके बीच में क्या हुआ, हम समझ में नहीं आया। तो 10 की ज़िंदगी में तो तूफान आया था, इसकी ज़िंदगी में मिरेकल हुआ है। मिरेकल कहाँ हुआ है एग्जैक्टली? एक है यहाँ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और एक यहाँ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है, फोर्थ के बाद तो फास्ट ही आएगा ना भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद ये सब ग्लोब की तरह सर्कुलर है, फोर्थ के बाद अगेन फर्स्ट। सो मतलब कहाँ कहाँ पे कॉट जीरो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, कॉट जीरो नॉट डिफाइन होता है और कॉट पाई भी नॉट डिफाइन होता है, कॉट 180 डिग्री भी नॉट डिफाइन। तो 10 बोलता है कि ये लाइन मुझे पसंद नहीं है, ये लाइन में जो भी है 10 की डोमेन में नहीं है, ये लाइन पे जो भी है वो कॉट की डोमेन में नहीं है। बस सिंपल। कॉट जीरो नॉट डिफाइन, कॉट पाई नॉट डिफाइन, कॉट 2 पाई नॉट डिफाइन, कॉट 3 पाई नॉट डिफाइन, कॉट 4 पाई नॉट डिफाइन, ये सब नॉट डिफाइन है। मतलब समझ में आ रहा है ना। कॉट होता क्या बेसिकली, कॉस एक्स बाय साइन एक्स होता है ना। तो साइन एक्स जहाँ जीरो, दिक्कत तभी आ जाती है उसको। साइन एक्स कहाँ जीरो होता है, मतलब साइन एक्स जीरो होगा, इसका मतलब साइन एक्स होता है बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट बाय वाई कोऑर्डिनेट बाय हमारा 1 होता है और रेडियस होता है। अगर सर्किल का रेडियस 1 है तो 1, कोई भी रेडियस नहीं दिया आपका r, मतलब वाई कोऑर्डिनेट कहाँ जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे जीरो होता है। एक्स एक्सिस बोले तो ये 0, 2 पाई, 4 पाई, ये सब, ये 3 पाई ये सब है। मतलब एक्स एक्सिस बोले तो मैंने बताया था एक्स एक्सिस आपका n पाई है, तो इसके लिए इसका डोमेन जो है एक्स एक्सिस को छोड़ देता है। एक्स एक्सिस मतलब n पाई, वाई एक्सिस मतलब 2n+1, सॉरी एक्स एक्सिस मतलब n पाई, वाई एक्सिस मतलब 2n+1 पाई बाय 2। ये वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओके, और ये आपका एक्स एक्सिस होता है कितना, n पाई। तो इसकी डोमेन पे, डोमेन ये कॉट बोलता है भाई साइन एक्स जहाँ जीरो होगा मैं उसको झेल नहीं पाऊंगा, कि प्लीज वो लोग हमारे घर पे मत आओ। तो कौन लोग हैं वो, r माइनस n पाई मल्टीपल पाई, ओके। और रेंज इसकी भी 10 की तरह है, इसकी पहुंच भी बहुत दूर तक है, इनफाइनाइट से शुरू होता है, माइनस मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो इसकी सब जगह पहुंच है उसकी, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और उसे हम कहते हैं R, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेकेंड V, y इज इक्वल टू होता है सेकेंड ऑफ x, सेकेंड ऑफ x, सेक में सेकेंड x क्या होता है, सेकेंड x इज 1 बाय कॉस x, कॉस x जहां जीरो होगा उसको वही दिक्कत आएगा। 10x देखो, 10x क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो कॉस एक्स जहां जीरो होता है वहां 10x को भी प्रॉब्लम आता है, सेक एक्स को भी वही प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो कॉस एक्स कहां जीरो होता है, 10x का डोमेन क्या था, 10x का डोमेन था r माइनस कॉस एक्स जीरो होता है y एक्सिस पे, कॉस एक्स जीरो होता है y एक्सिस पे, y एक्सिस मतलब 2n+1 पाई बाई 2, मतलब इसकी जो डोमेन है होता है r माइनस 2n+1 पाई बाई 2, r माइनस 2n+1 पाई बाई 2। ये सब आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। और इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली सबकी रेंज इंटरेस्टिंग है। देखो सेकेंड एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, फिर माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, तो इसकी जो माइनस मैक्सिमम वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट है, सॉरी मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है। लेकिन इस केस में और एक चीज है, देखो कहीं पे भी ये 1 से इनफाइनाइट, मतलब सबसे नंबर लाइन है 1 से ज्यादा यहाँ रहना, फिर
माइनस इन्फिनिटी तो -1 से माइनस इन्फिनिटी माइनस यहाँ रहता है, फिर -1 टू माइनस इन्फिनिटी मतलब यहाँ, फिर 1 टू इन्फिनिटी मतलब यहाँ। ये वाला पोर्शन में कभी सेक की एंट्री नहीं होती है, मतलब सेक एक्स का वैल्यू 0 है, ये कभी हो नहीं सकता। सेक एक्स कैन नॉट इक्वल्स टू 0, तो सेक एक्स का वैल्यू हाफ भी कभी नहीं हो सकता। सेक एक्स कैन नॉट इक्वल्स टू हाफ, क्योंकि सेक एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज़्यादा और 1 से ज़्यादा होता है और -1 से कम होता है। आइदर 1 से ज़्यादा नहीं तो -1 से कम। वो -1 और 1 के बीच में कभी पैर नहीं रखता। क्यों? इसकी दुश्मनी है कॉस से। कॉस इसका उल्टा है, कॉस इसका उल्टा है। कॉस बोलता है कि मैं हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहूँगा, लेकिन सेक बोलता है तू जहाँ रहेगा मैं वहाँ नहीं रहूँगा, इसलिए वो रहता है 1 से ज़्यादा और -1 से कम। कभी कभार जब मिलने का मन करता है उन दोनों को तो मिलते हैं इस पॉइंट पे और इसी पॉइंट पे, क्योंकि ये तो बॉर्डर है, सेक इसके आगे नहीं जा सकता लेकिन कॉस भी इधर नहीं आ सकता। तो इसी बाउंड्री पे दोनों का कभी कभी मिलते हैं। कहाँ? जब दोनों 1 होते हैं और दोनों -1 होते हैं। ठीक है, तो रेंज है इसका -∞ से लेकर -1 तक और -∞ टू -1 और 1 टू ∞। मतलब इसको लिखाएंगे -∞ टू -1। -∞ में हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज होता है, -1 ये हो सकता है इसलिए क्लोज ब्रैकेट में कंफ्यूज ज़्यादा मत होना कि ये इसका मतलब है इंक्लूडिंग -1। और का मतलब है ऐसे एक साइन दिया जाता है, इसको बोला जाता है यूनियन, उसको बोला जाता है यूनियन। ओके, CBSE स्टूडेंट अगर आप कुछ है हो कि CBSE ICSE अगर सेट नहीं पढ़े हो तो इसका मतलब ही है और। ठीक है, इसका मतलब और है। ठीक है, तो -∞ टू -1 और यूनियन 1 टू ∞। ठीक है, इसका वही रेंज है। सेकेंड लास्ट वेरी इजी, वही कोसेक एक्स का भी वही पैटर्न वही है कि सेक एक्स कोसेक एक्स मतलब 1/sin x। sin x जहाँ 0 होता है उसे डर लगता है। sin x कहाँ 0 होता है? तो sin x बोलता है मैं 0 हो जाता हूँ y एक्सिस पे, सॉरी x एक्सिस पे, और x एक्सिस बोले तो n π। सो इसका डोमेन है r -n π और इसकी जो रेंज है वो भी सेकेंड x की तरह sin x के साथ दुश्मनी, उसका cos x के साथ दुश्मनी, और दोनों पहुंच जाते हैं, ये भी मिलते हैं कभी कभार यहाँ पे 1 और -1 पे जब उसकी वैल्यू π/2 होता है। तो दिस इज रेंज इज ऑल्सो सेम एज -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। ओके, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ तुम्हें थोड़ा थोड़ा आया होगा दिमाग में कि sin x कहाँ 0 होता है। भाई 10th क्लास में आंसर देते होगे कि सर 0। 10th क्लास किसी भी बच्चे को पूछोगे मुझे बता मुझे sin x कहाँ 0 होता है तो बोलेगा सर 0 पे sin x 0 हो जाता है, sin 0 is 0 सर। लेकिन जब आप 11 में पहुँच गए हो, यू आर इन द क्लास 11th नाउ, तो sin x 0 कहाँ होता है? जब x इज इक्वल्स टू n π होता है, जब x इज इक्वल्स टू n π होता है। समझ में आया इतना? cos x कहाँ 0 होता है? cos x कहाँ 0 होता है? 10th क्लास में कोई भी बच्चा को पूछो कि cos x कहाँ 0 होता है, वो बोलेगा सर π/2 पे ये 0 हो जाता है। लेकिन आप 11 में हो इसलिए आप क्या आंसर दोगे कि सर x का वैल्यू जब y एक्सिस पे रहता है, y एक्सिस मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड नंबर को n की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? देखो n तो कोई भी इंटीजर होता है, कोई भी पूर्ण संख्या होता है, उससे 2 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक हमेशा एक इवन इंटीजर होगा, मतलब ये युग्म पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, 2n समझ में आ गई? 2n मतलब एक
इवन 2n से अगर वन ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा ऑड। सो दिस इज 2n प्लस 1 π/2। मतलब cos कहाँ जीरो होता है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2 एंड सो ऑन। तो इसी जो ये जो π/2, 3π/2, 7π/2, 9π/2 एंड सो ऑन है, इसको हम लिखते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ n π/2 दैट इज 2n प्लस 1 π/2। तो इतना याद हुआ। इतना याद होने से, इतना समझने से आपका डोमेन रेंज का सब कुछ ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी क्लियर। कैसे क्लियर है? sin x का डोमेन r, ठीक है, sin x का डोमेन r है, cos x का डोमेन भी r है, और sin x का रेंज -1 to 1, उसकी पहुंच ज़्यादा है नहीं, पता है साइन और cos की जिंदगी -1 और 1 के बीच में ख़त्म हो जाती है। वो ना कभी -1 की बॉर्डर को क्रॉस कर पाते हैं, ना -1 से ज़्यादा हो सकते हैं, ना -1 से कम होते हैं, ठीक है। और cos भी कुछ ऐसी ही है। सो साइन और cos की डोमेन रेंज, डोमेन r, और साइन और cos की रेंज है -1 to 1। tan x होता है sin x बाई cos x। तो cos x जहां 0 होता है उसको रियल नंबर से माइनस कर देना है। तो cos x कहाँ 0 होता है? 2n प्लस 1 π/2। इसलिए tan का रेंज क्या होता है? रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 π/2, ठीक है। और tan x की रेंज क्या होता है? tan x से आजाद पंछी है, वो हमेशा उसका पहुंच -इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक है, जिसको हम r कहा जाता है, ठीक है। ऐसे उसके बाद कॉट है। कॉट कहाँ 0 होता है? सॉरी, कॉट मतलब cos बाई साइन। साइन कहाँ 0 होता है? n पाई पे, उसकी डोमेन पे r माइनस n पाई। रेंज साइन और cos की रेंज सेम है, tan और cot की रेंज सेम है, तो -∞ to ∞। ऐसे सेकेंड और कोसेकेंड की भी रेंज सेम है, ये -∞ to -1, 1 to ∞। ओके, आई होप दिस डोमेन एंड रेंज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, देखो कोशिश करना थोड़ा सा लॉजिकल वे में सोचना, तब भी थोड़ा आपको समझ में आएगा, क्योंकि डोमेन एंड रेंज से क्लियरली न्यू टॉपिक। ओके, क्लियरली न्यू टॉपिक। डोमेन रेंज को समझ जाओगे तो मैथ में आपको पूरा इंटरेस्ट बना रहेगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। देखो इसको नोट कर लो। लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम किए थे हम, tan ऑफ 19 π/θ, 19 π/2, सॉरी 19 π/2 नहीं 3 था, ओके कुछ भी, tan 19 π/3। ये मैंने फार्मूला बताया कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2n π प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 10, उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का थीटा, ये 10 नहीं है। दिस इज फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका क्या मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये सब इक्विवेलेंट होते हैं, इसका कहने का यह मतलब है। मगर आप अगर थीटा पे 2n पाई मतलब है इवन मल्टीपल ऑफ थीटा। ये हमने बताया था कि ये इवन मल्टीपल ऑफ थीटा है। सपोज 60 पे खड़े हो, एक इवन मल्टीपल ऑफ थीटा नहीं लिख पाया, तो एक बंदा आया कि बोला कि तो उसमें एक 4 पाई ऐड कर देंगे। इवन मल्टीपल ऑफ पाई मतलब 4 पाई, 6 पाई, 2 पाई, ये सब। तो इसमें एक 4 पाई की एडिशन होगा, मतलब 4 पाई मतलब 2 पाई मतलब एक चक्कर, 4 पाई मतलब 2 चक्कर, ये 2 चक्कर लगाएगा, पहुंचेगा तो यही ना। तो थीटा जितना है तो 2n पाई प्लस थीटा भी वही है, समझ में आया कि नहीं? तो इसके लिए उसको उस फॉर्म में हम लिखने की कोशिश कर रहे थे। तो इसकी कोशिश में आप सुनना, 19 से पहले ऐसे कौन नंबर है जो 3 का मल्टीपल है? तो ऑब्वियसली हम 18 3 का मल्टीपल 3 6 या 18। सो 10 19 पाई को 18 पाई प्लस पाई के फॉर्म में लिखे थे, ठीक है, बाई 3। अब ऐसे डिवाइड करते हुए भी तुम कर सकते हो, ठीक है, डिवाइड करते हुए तुम कर सकते हो
डिवाइड करते भी करेंगे। सो दिस इज 18 पाई बाई 3, 18 पाई बाई 3 आपका 6 पाई है और पाई बाई 3 आपका पाई बाई 3 है। अगर समझ में नहीं आए तो इसको भी करके देखो, ऐड करो, ये 19 पाई बाई 3 ही होगा। ये 6 पाई इवन है कि ऑड है? ये इवन मल्टीपल पाई है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है? ऑब्वियसली इवन। तो पाई बाई 3 पे है, तुम पाई बाई 3 पे हो और तुम 6 पाई मतलब 3 चक्कर लगाओगे, 1 2 3 यहीं पे पहुंचोगे। तो दिस इज नथिंग बट 10 पाई बाई 3 विच इज इक्वल्स टू √3। यही हमने पढ़ा था। ठीक, इसकी जगह कुछ भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 पाई बाई 3 होता तो सिर्फ 8 पाई हो तो 0 हो जाएगा। ओके, कुछ भी हम नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया डोमेन रेंज के चक्कर में। ठीक है, सो बाय बाय, इतना ही है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, एंड द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस allied angles and much more. So bye bye, take care, see you in the next class.